नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम खुशहाल है। मैं एक फ़िज़िक्स टीचर हूँ। उससे पहले कि हम फिज़िक्स के बारे में बात करें, मुझे कुछ और चीज़ के बारे में बात करनी है, जो कि मेरी आवाज़। जब मेरा बर्थ हुआ था तो मैं एक जेनेटिक डिसऑर्डर जिसका नाम है लेफ्ट पैलेट, इसके साथ मेरा बर्थ हुआ था। बहुत ही कॉमन सा डिसऑर्डर है। आज भी इंडिया में हर साल तकरीबन 10 लाख बच्चे इस डिसऑर्डर के साथ बर्थ लेते हैं। बहुत पुरानी बात है, तब इंटरनेट नहीं था ऑब्वियसली, और टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी। मम्मी पापा को जितना समझ में आया उतना उन्होंने किया। तकरीबन 3-4 ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, और अब मैं यही आवाज़ के साथ बच गया हूँ। तो इसी आवाज़ की वजह से जैसे कि आप सुन पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, मुझे मेरी रिकॉर्डेड आवाज़ ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी वजह से पूरा लॉकडाउन चला गया, और इतने टाइम के बाद मैंने फाइनली वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू किया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स, सबने मुझे बताया कि इतना ज़्यादा इश्यू नहीं है, मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। पर मेरे मन में यही था कि मेरे लिए ही मेरी रिकॉर्डेड वॉइस जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं थी। इसी वजह से मैं पीछे हटता रहा, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया। फिर मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त और शुभचिंतक मेरे, जो भी फिज़िक्स पढ़ाते हैं, अंशुमन सर नाम है उनका, उन्होंने मुझे बहुत बढ़िया बात बताई। उन्होंने मुझे बताया कि आप डिसाइड क्यों कर रहे हो, आप जिनके लिए वीडियो बना रहे हो उनको डिसाइड करने दो। तो आप लोगों को ये वीडियो के बाद, अब मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आपको बताना है कि क्या आप मेरी वॉइस एक्सेप्ट करोगे या नहीं। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें कि मेरी जो वॉइस है उसे आप आसानी से समझ पा रहे हो, क्या हम इस वॉइस के साथ फिज़िक्स पढ़ सकते हैं या नहीं, है ना। ऑब्वियसली स्क्रीन हमारे साथ रहेगा, मैं ज़्यादातर चीज़ें लिखता रहूँगा, तो वीडियो को हो सके तो एंड तक देखें और आपका रिव्यू हमें ज़रूर से बताएं, है ना। तो चलिए फिर फिज़िक्स शुरू करते हैं। बेसिकली हम राजकोट गुजरात में हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, और हम 8th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक सारे बच्चों को उनकी जो भी रिक्वायरमेंट, चाहे स्कूल कोचिंग का रिक्वायरमेंट है, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका रिक्वायरमेंट है ना। जेई हो गया, जेई एडवांस हो गया, नीट हो गया, ये सारी एग्ज़ाम्स के लिए हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इसी चैनल पे आपको ना सिर्फ फिज़िक्स बट आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियोस देखने को मिल सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें। दूसरी बात जो मैं बात करना चाहूँगा कि हम फिज़िक्स की शुरुआत करेंगे। ये जो पूरा लेक्चर सीरीज़ है, हम ये ज़्यादातर जो बच्चे नीट में या जेई में एडवांस में ड्रॉप लेने के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए हम ये सीरीज़ पूरा बना रहे हैं, है ना। तो आप ये दिमाग में रखें कि अगर आपने ड्रॉप लिया हुआ है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। मान लीजिए आपने ड्रॉप नहीं लिया है, आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, कोई बात नहीं, आप फिर भी इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हम ये भी कोशिश करेंगे कि आपको लेक्चर के अलावा आप खुद सॉल्व कर सकें, ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए देंगे, पर देखते हैं आगे इस तरह से ऐसे जा सकते हैं। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम फिज़िक्स शुरू करते हैं। फिज़िक्स में हम शुरुआत करेंगे बहुत ही सिंपल से टॉपिक, बहुत ही छोटे से टॉपिक जिसका नाम है वेक्टर्स। तो हमने 9th क्लास से शायद 8th क्लास से काफ़ी सारे बच्चों को पता होगा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। दूसरे भी कैटेगराइजेशन होते हैं, पर यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो है स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस होता है स्केलर क्वांटिटीज में। जो इम्पोर्टेंट है वो है सिर्फ मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है, इसके साथ साथ क्या इम्पोर्टेंट है, डायरेक्शन। यहाँ पर मैं मेरा ज़्यादा समय ज़ाहिर नहीं करूँगा, हमें ऑलरेडी पता है
जैसे अभी भी हम टाइम बताते हैं या इसी का मास बताते हैं तो हम अभी भी डायरेक्शन का इसके साथ मेंशन नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम मास इससे जैसे क्वांटिटी से जहाँ पर डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है, तो उसको कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। और जैसे ये हम बात कर लें फोर्स की, या हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है जैसे वेलोसिटी, तो ये क्वांटिटीज ऐसी है जिसको अगर आप डिफाइन करने की कोशिश करो तो आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। अगर आपको और ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो हम सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जो आपको बता रहा है कि मैं दरवाज़ा है मेरे सामने, मैं उसको खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, फिर भी वो खुल नहीं रहा है। तो आप सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए, ये हो सकता है कि आप कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो। अगर आप पुश कर रहे हो तो आप उसे पुल कर सकते हो, अगर आप उसे पुल कर रहे हो तो आप उसे पुश करके खोलने की कोशिश कर सकते हो। अगर पुश करने से पुल करने से भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, तोड़ना नहीं है दरवाज़ा, आप उसे स्लाइड भी कर सकते हो, है ना। तो ऐसी कुछ क्वांटिटीज़ है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उसके साथ साथ आप कौन सी डायरेक्शन में वो क्वांटिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी मैटर करता है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर्स कह सकते हैं। अच्छा, तो वेक्टर्स के बारे में पढ़ना क्यों है, तो इट इज़ वेरी सिंपल। जैसे कोई भी स्केलर क्वांटिटी आप ले लीजिए, मान लीजिए आप सब्जी लेने गए हैं, आपने 2 किलो आलू लिया है और 1 किलो आपने मान लीजिए टमाटर ले लिए। मुझे पता है आलू पोटैटो होता है, टमाटर टोमेटो होता है, पर थोड़ा सा कॉम्बिनेशन लिया है तो कॉम्बिनेशन से ही चलते हैं। तो टोटल वेजिटेबल आपका कितना हो गया, सिंपल 3 किलोग्राम। आपने बस एडिशन का इस्तेमाल किया और आपका आंसर मिल गया। इसी तरह अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, मान लीजिए कोई इंसान जो है, इसको आप नॉर्थ डायरेक्शन बोल लो, कोई इंसान नॉर्थ डायरेक्शन में लेट अस से 3 किलोमीटर चल रहा है। ज़्यादा हो गया नहीं, इतना तो बिल्कुल चलना चाहिए हमें, इतना ज़्यादा भी नहीं है। और नॉर्थ डायरेक्शन से उसको हम वेस्ट डायरेक्शन में मान लीजिए हम 4 किलोमीटर वो फिर चलता है। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपने ऑलरेडी पढ़ाई होगा 9th क्लास में। तो डिस्प्लेसमेंट जैसे सेलर में हमने किया था सिर्फ टोटल करने से कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर हो जाएगा। नहीं, हमारा डिस्प्लेसमेंट ये इसमें हो जाएगा 5 किलोमीटर। ये पाइथागोरस थ्योरम से हम ये 5 ढूंढ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, आप भी अपने हिसाब से कर सकते हो। तो देखो आप यहाँ समझना ये है कि ये तो भाई कुछ गलत हो गया, कुछ अलग हो गया, गलत तो नहीं है, अलग हो गया। तो ये अलग को समझने के लिए पूरा एक मैथ्स है जिसको बोला जाता है वेक्टर अलजेब्रा। तो फिजिक्स में 11th और 12th में हम बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, और जब हम यही वेक्टर क्वांटिटीज़ को साथ में लेके चलने वाले हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन क्या क्या कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि वेक्टर्स को किस तरह से मैनेज करते हैं, इसलिए हमें पढ़ना है वेक्टर अलजेब्रा। ऑब्वियसली जो बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं उनको ऑब्वियसली उनके 11th 12th के सिलेबस में वेक्टर पढ़ना है। तो यहाँ हम फिजिक्स में शुरुआत यहाँ इसलिए कर रहे हैं कि आगे जाके हमें तुरंत ही पहले ही चैप्टर में वेक्टर क्वांटिटी से डील करना आ जाएगा, है ना। तो वहाँ पर हमें प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम वेक्टर से ही शुरुआत करते हैं। तो चलो फिर शुरू कर देते हैं। सबसे पहली बात जो हम करेंगे वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो क्यों ज़रूरत है रिप्रेजेंटेशन की। ऑब्वियसली जब आप लिख रहे हो आपको कुछ लिखना पड़ेगा,
तो तब वेक्टर को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, है ना। आपको कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि आंसर आपको ही बताना है। या फिर आप सॉल्यूशन पे जाना चाहते हो तो आपको वेक्टर का इस्तेमाल तो करना ही करना पड़ेगा। जैसे अभी अभी मैंने किया, मैंने डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर क्वांटिटी है तो मैंने कुछ ना कुछ किया। तो चलो उसी पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर लो। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने से पहले हम वेक्टर को लिखते टाइम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो बता देते हैं। तो सिंपल सी बात है, कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट, मान लीजिए वेक्टर है तो उससे ऊपर हमें एरो डाल के उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर आप कई सारी बुक्स पढ़ेंगे उसमें आपको ये भी देखने को मिलेगा कि वेक्टर को बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारा NCERT मान लीजिए, तो NCERT में भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए बोल्ड लेटर का इस्तेमाल किया गया है। ये हम लिखते टाइम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? लॉजिक बहुत ही सिंपल है। जब हम लिख रहे हैं तो उसको बोल्ड करने के लिए हमको बार बार लिखना पड़ेगा, उससे ज़्यादा है उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा। उससे अच्छा है कि आप सिंपल सा एरो डाल दो तो हमारा प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, फिर आगे जाएंगे, उस तरह से और बातें भी करेंगे। आप ग्राफिकली वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी बात कर लेते हैं। तो ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंपल एक एरो का इस्तेमाल करेंगे। एरो में दो चीज़ें डिफाइन करेंगे। ये है उसका माथा, जिसको हम इंग्लिश में हेड बोल सकते हैं, और ये है उसका पूंछ। मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में क्या आया था, इसको बोल देंगे टेल। सिंपल है। तो ये एरो है तो वो तो सिंपली डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर ही देगा, पर हमें पता है कि वेक्टर के पास क्या होता है, दो चीज़ होती है, डायरेक्शन भी होती है, उसके साथ साथ हमें मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट करना है। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ये जो लेंथ हमने लिया है एरो का, तो द लेंथ L that needs to be proportional to the magnitude. लेंथ L, अच्छा आप बोल लो चलो भाई मुझे प्रोपोर्शनल नहीं लेना है, मुझे इक्वली लेना है, ले सकते हो बिल्कुल। मान लीजिए आप किसी फोर्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और फोर्स को रिप्रेजेंट करने 10 न्यूटन ऑफ फोर्स जो इन नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा है आपको रिप्रेजेंट करना है। तो आप सबसे पहले आपका जो एरो है उसको नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेंगे और जो एरो की लेंथ है आप इक्वल टू 10 ले सकते हैं, 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, 10 किलोमीटर, जो भी आप जिस हिसाब से आपके पास जगह अवेलेबल है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस हिसाब से आप उसका लेंथ ले सकते हैं। तो हम बताएंगे कि मैग्नीट्यूड इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा, वो उसी लेंथ से हो जाएगा। तो मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए हो गया और हमारे पास दूसरा वेक्टर है, ये वेक्टर बी हो गया, है ना। तो हम वेक्टर को देख के ही हमें पता चल जाएगा कि लेंथ ऑफ वेक्टर ए इज स्मॉलर देन लेंथ ऑफ वेक्टर बी। लेंथ ऑफ वेक्टर ए स्मॉलर देन लेंथ ऑफ वेक्टर बी, इसका मतलब ये हो गया कि लेंथ हमें लेनी है मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शन में। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी वुड बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सिंपल सी बात है, बच्चों समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। अगर मज़ा आ रहा है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। चलो फिर ये तो सिंपल सी बात हो गई, है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो हमारा हो गया। एक और रिप्रेजेंटेशन है पर उसके बारे में अभी नहीं बात करेंगे, थोड़ा सा आगे चल के हम बात करेंगे उसके बारे में। अच्छा, जैसे कि हमने यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बारे में बात की, तो जब भी अभी आपको वेक्टर के सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है तो आप उसको मॉड्यूलस साइन में डाल के भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ
विदाउट एरो, सिर्फ लेटर से भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सकते हो। कई बार हमें कि कोई भी वेक्टर ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत रहेगी, डायरेक्शन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो पर्टिकुलर इसके लिए नहीं होगा, तो तब हम ये नोटेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, ऐसे भी केसेस आएंगे जब आपको मैग्नीट्यूड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी और सिर्फ आपको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी रहेगी, तो वो ऐसे करना है, थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं और कलर बदल के बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की। टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हो सकता है कि जो नए बच्चे हैं जो पहली बार 11th पढ़ रहे हैं उनको थोड़े बहुत एग्जाम्पल समझ में ना आए। बिल्कुल चिंता ना करें, अगर आपने आपका रेगुलर स्टडी स्कूल में किया है तो हो सकता है कि वो एग्जाम्पल तक आप ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, है ना। तो घबराए नहीं, अगर ऐसा लग रहा है कि ये कुछ अननोन है तो बहुत ही जल्द आपके पास आने वाला है। सबसे पहला जो टाइप हम देखने वाले हैं उसमें दो कैटेगरी है, कई सारी कैटेगरीज आएंगी। दो कैटेगरी, फर्स्ट ये होता है पोलर वेक्टर्स या फिर उसका दूसरा नाम है रेडियल वेक्टर्स। तो पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं? तो बच्चों जो पहली बार ये पढ़ रहे हैं उनको मैं सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, आपने जितने भी ज़्यादातर वेक्टर्स के बारे में पढ़ा है वो है पोलर और रेडियल वेक्टर। सिंपल वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए, एक्सेलरेशन मान लीजिए, मोमेंटम मान लीजिए, ये सारे जो है वो ऐसे वेक्टर्स हैं पोलर वेक्टर्स या पर पोलर वेक्टर को डिफाइन इसे कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी वेक्टर हो, मान लीजिए वेक्टर कोई ए है, वो जिस तरह से भी डिफाइंड हुआ है, आप चलो मैं एग्जांपल से बात करता हूँ। मान लीजिए हम न्यूटन का सेकेंड लॉ जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, दैट इज F=ma, उसमें फोर्स और एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज है ना। तो इसमें यहाँ पर मैं इसको नेगेटिव बना सकता हूँ। जब मैं इसको नेगेटिव बना रहा हूँ, इफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, तो अगर फोर्स भी नेगेटिव हो जाए तो ये जो वेक्टर है वो पोलर वेक्टर हो गया। मतलब समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो वेक्टर जिस तरह से भी डिफाइंड हुआ है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मोमेंटम है जो डिफाइन हुआ है मास इनटू वेलोसिटी से। मतलब मास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसलिए मान लीजिए मैं वेलोसिटी को नेगेटिव बना दूं तो मेरा मोमेंटम भी ऑब्वियसली नेगेटिव ही हो जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है? तो हमारा मोमेंटम क्या हो गया? पोलर वेक्टर हो गया या रेडियल वेक्टर हो गया। दूसरा जो वेक्टर का टाइप है, कैटेगरी है, उसको हम कहते हैं स्यूडो वेक्टर्स या एक्सियल वेक्टर्स। स्यूडो वेक्टर्स या एक्सियल वेक्टर्स, देखो नाम में ही राज छुपा हुआ है। जो भी वेक्टर्स अलोंग द एक्सिस होते हैं, एक्सिस से कब बात आती है? जब सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन हो। रोटेशनल यूज करते हैं वर्ड। जब रोटेशनल मोशन की बात हो रही हो तब उसकी जो एक्सिस है उसके अलोंग जो वेक्टर्स है उसको आ जाता है एक्सियल वेक्टर्स या स्यूडो वेक्टर्स। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से घूम रहा है, तो ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो आप उसकी एंगुलर वेलोसिटी बोल दीजिए, वो ये ओमेगा जिसको कहते हैं वो ये डायरेक्शन में होगी। तो ये जो है वो हमारा ऐसा वेक्टर हो गया एक्सियल वेक्टर या स्यूडो वेक्टर।
जैसे एंगुलर एग्जाम्पल्स की बात करें तो एंगुलर वेक्टर्स है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया, है ना। तो अगर हम इसको यही रेफरेंस से समझने की कोशिश करें, रेडियल वेक्टर वाले कंसेप्ट से समझने की कोशिश करें तो और हमें पता है, जो लोग पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा, नहीं पता है तो अभी के लिए आप मान सकते हो कि टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो R×F है। तो आप इसको नेगेटिव कर दो, आप इसको भी नेगेटिव कर दो, तो भी टॉर्क जो है वो नेगेटिव नहीं होने वाला है। इसीलिए टॉर्क को और इसके जैसे सारे भी रोटेशनल क्वांटिटीज़ हैं उनको कहा जाता है शूडो वेक्टर्स या एक्सियल वेक्टर्स। तो ये कैटेगरी हो गई हमारी वेक्टर्स के लिए। चलो फिर दूसरी कैटेगरी की और आगे बढ़ते हैं। जो कि है फ्री वेक्टर्स। यही कैटेगरी में आपको दो नाम और मैं अभी लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। स्लाइडिंग वेक्टर्स एंड फिक्स्ड या बाउंड वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स जिसको आप उसकी डायरेक्शन तीनों में फिक्स रहेगी। यहाँ पर आप उसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए कोई फ्री वेक्टर है, जैसे ई वेक्टर ए को हम फ्री वेक्टर बता रहे हैं, वो ऐसा है, फ्री है भाई, आपकी तरह नहीं है बंधा हुआ। पढ़ने बैठे हो, अभी ये जवानी है, मस्ती की उम्र है, पढ़ना भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। तो फ्री वेक्टर हो गया। तो ये फ्री वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, फ्री पे फोकस नहीं करेंगे, वेक्टर पे फोकस करेंगे। तो मैं उसको यहाँ कहीं यहाँ मूव कर सकता हूँ, यहाँ मूव कर सकता हूँ, यहाँ मूव कर सकता हूँ, कहीं भी मूव कर सकता हूँ। देखो अब डायरेक्शन सेम ही रह रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, और ये जो वेक्टर है वो क्या हो रहा है, फ्रीली मूव हो रहा है। तो ये वेक्टर को क्या कहा जाता है, फ्री वेक्टर। समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको, है ना। फिर एग्जाम्पल, तो वेक्टर ए हमारा फ्री वेक्टर हो गया। फिर स्लाइडिंग वेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए दूसरा कोई वेक्टर है जिसको हम वेक्टर बी बोल देते हैं, जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में हमने रिप्रेजेंट किया है। ये स्लाइडिंग वेक्टर है। तो उसको आप उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है उसमें कहीं भी आप मूव कर सकते हैं। तो ये अप एंड डाउन कहीं भी जा सकता है, ये ऊपर ऐसे जाएगा, नीचे आ जाएगा। हालांकि ये कम्प्लीटली वर्टिकल यहाँ पे मूव नहीं हो रहा है मुझसे, पर आपको समझना ये है कि वो सिर्फ वर्टिकल लाइन में मूव हो रहा है, वो ऐसे मूव नहीं हो सकता है, क्रॉस में भी मूव नहीं हो सकता है, सिर्फ ऊपर नीचे उसको मूव होना है। तो ये हो गया हमारा स्लाइडिंग वेक्टर। और फाइनली आता है बाउंड वेक्टर। मान लीजिए हम कोई थर्ड वेक्टर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं। लेट अस से दिस इज वेक्टर सी एंड दैट इज बाउंड वेक्टर। तो उसकी हेड, उसका टेल दोनों ही फिक्स है, आप उसको मूव बिल्कुल नहीं करा सकते, वो जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा, उसको हिलना डुलना अलाउड नहीं है। तो आप अगर आप वेक्टर होते तो आपको बाउंड वेक्टर भी माना जाएगा। चलो सिंपल सी कैटेगरी हो गई। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ज़ीरो वेक्टर की।
या उसको नल वेक्टर भी बोलते हैं। जैसे ये नाम सजेस्ट कर रहा है, अ वेक्टर विथ 0 मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। इफ वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग दैट मीन्स एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो भाई एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, मैग्नीट्यूड जीरो है तो फिर डायरेक्शन ज़्यादा इतने मायने वही अकेली डायरेक्शन क्या करेगी, है ना। और वैसे भी अगर आप उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो हालांकि उसका मैग्नीट्यूड जीरो है तो वो ज़ीरो हो गया। तो ऐसे वेक्टर को आ जाता है नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर। उससे बाद जो बात करनी है वो ये है यूनिट वेक्टर्स। तो ज़ीरो वेक्टर से ही अगर हम वही इस एनालॉजी फॉलो करते हुए अगर हम बात करें तो ये भाई साहब दर्द कर रहे हैं। चलो काफ़ी ठीक लग रहा है। हाँ, तो यूनिट वेक्टर्स की बात करें, वही एनालॉजी ऊपर वाली डेफिनेशन की एनालॉजी को ही फॉलो करते हुए अगर हम बात करें तो वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 या फिर विथ यूनिट मैग्नीट्यूड ऐसा भी बोल सकते हैं। ये हमारा हो गया सिंपल यूनिट वेक्टर। देखो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, अगर आपको सिर्फ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है तो मॉड्यूलस साइन से या फिर ऊपर से एरो निकाल के आप लेटर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसी तब मैंने आपको बताया था कि कई बार हमें सिर्फ डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए ये है हमारा वेक्टर यूनिट वेक्टर टू रिप्रेजेंट just the direction of a vector। हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे तो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। इस तरह से उसको लिखाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मान लीजिए वही वेक्टर ए है, उसका यूनिट वेक्टर इज ए और उसके ऊपर अलग तरह की टोपी पहनानी है। जी हाँ, उसको टोपी ही कहते हैं। चलो थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अरे भाई, ये वेक्टर ए है, ऊपर से एरो हटा दिया और टोपी पहना दी, इसको कैप कहते हैं, या ए कैरेट या ए कैप, आपको जो भी कन्वीनियंट नहीं है आप बोल सकते हैं। हम सब आलसी लोग हैं तो कैरेट बोलने में ज़्यादा टाइम मैंने से लगता है, हम कैप इस्तेमाल करेंगे। और यूनिट वेक्टर डिफाइन इस तरह से होता है। तो यूनिट वेक्टर ए इज डिफाइंड एज वेक्टर ए अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। कोई भी वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, आप वो वेक्टर से वेक्टर के मैग्नीट्यूड आप डिवाइड कर देंगे तो आपको वो वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। इससे ऑब्वियसली हमें पता चल सकता है कि कोई भी वेक्टर उससे मैग्नीट्यूड और उससे यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट हो सकता है। ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर का और ये उसकी डायरेक्शन है। चलो ये सिंपल सी बात हो गई। अच्छा, जैसे हमने बताया कि ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो हम कुछ डायरेक्शंस का इस्तेमाल फिजिक्स में, मैथ्स में बहुत ज़्यादा करते हैं। तो यहीं पर हम
इसी टाइम पर वो डायरेक्शंस को, पर्टिकुलरली 3 डायरेक्शंस को हम उसके यूनिट वेक्टर से जोड़ देंगे, उसके बारे में बात कर लेंगे। वो डायरेक्शंस कौन सी है? एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका जो यूनिट वेक्टर है उसको हम कहते हैं आई कैप, स्मॉल आई है। वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल होता है दैट इज जे कैप, एंड जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लेटर का आप इस्तेमाल करेंगे दैट इज के कैप। तो ये हमारा 3 फेमस डायरेक्शन, 3 कॉमन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट वेक्टर्स हम लेने वाले हैं उसको हमने मेंशन कर दिया। और बच्चों एक और बात, ये जो तीनों है उसको कहा जाता है ऑर्थोगोनल ट्रायड। ट्रायड, ट्रायड माने जैसे पेयर में 2 होता है, ट्रायड में होते हैं 3। और ऑर्थोगोनल माने, ट्रायड माने ग्रुप ऑफ 3। और ऑर्थोगोनल माने परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का शॉर्टकट है बच्चों, मैं ही इस्तेमाल करता हूँ, काफ़ी सारे लोग करते हैं वैसे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, वाइट ले लेते हैं। फिर हो गया नेक्स्ट जो है वो है नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो इसके बारे में आगे मल्टीप्लिकेशन में भी बात करेंगे। पर जब भी आपको किसी भी वेक्टर का नेगेटिव लेना है तो इट इज अ वेक्टर विथ रिवर्स डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन। मान लीजिए वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर हमारा वेक्टर ए है, तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव ऑफ वेक्टर। बहुत ही सिंपल बात है, ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तो इसमें हम जाएंगे भी नहीं। ठीक है, फिर बहुत सिंपल से कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं हम। ये हो गया कॉनकरेंट वेक्टर्स, या उसको को इनिशियल वेक्टर्स भी बोल सकते हैं। नाम से ही पता चल जाएगा आपको। मान लीजिए यहाँ पर वेक्टर ए है, उसी टेल में से ही वेक्टर बी निकल रहा है, उसी टेल में से सेम पॉइंट ओ मान लो, सारे जो वेक्टर्स हैं वो एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, तो ये सारे वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? को इनिशियल वेक्टर्स विथ द सेम इनिशियल पॉइंट। उसी लेगेसी को फॉलो करते हुए हम बोल सकते हैं टाइप इज, नेक्स्ट टाइप इज को टर्मिनस वेक्टर। वेक्टर्स जैसे वो शुरू एक पॉइंट पे हो, एक पॉइंट से हो रहे थे, ये सब एंड एक पॉइंट में हो जाएंगे। तो ये मान लीजिए वेक्टर P है, यहाँ पर मैं वेक्टर Q रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वेक्टर्स। तो ये तीनों जो है वो इस तरह के वेक्टर होंगे, को टर्मिनस वेक्टर होंगे। चलो भाई बढ़िया है। नेक्स्ट कैटेगरी पे आगे बढ़ना है हमें, को लीनियर वेक्टर्स। को लीनियर वेक्टर्स, को लीनियर मतलब एक ही लाइन पर है, सेम लाइन में है, तो उसको आ जाता है को लीनियर वेक्टर्स।
इसमें आप यहीं से दो कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं, पैरेलल वेक्टर्स एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। सिंपल सी बात है भाई, पैरेलल वेक्टर्स हैं वो सेम डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड चाहे अलग हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैरेलल वेक्टर्स के लिए सिर्फ उसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, दैट्स ऑल, एंड ऑफ द स्टोरी। और जैसे कि आप भी समझ सकते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स माने दो वेक्टर्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन। तो पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स वो एक ही लाइन में होते हैं, तो उसको हम कोलिनियर वेक्टर्स बोल सकते हैं। चलो, आई गेस दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ वेक्टर। यस, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोलना हो तो बोल सकते हैं, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। पैरेलल बोलना है तो चलो भाई ऑर्थोगोनल भी बोल भी दो, हालांकि हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। क्या हो जाएगा ऑर्थोगोनल वेक्टर्स? व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये हो गया हमारा वेक्टर्स का कैटेगराइजेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। भूले नहीं, आपको हमें कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरी आवाज़ एक्सेप्टेबल है या नहीं है, है ना। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट जब वीडियो आएगा तो उसमें हम बात करेंगे एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन भी दबा सकते हैं, ताकि तुरंत ही जैसे नया वीडियो आ जाए आपको पता चल जाए। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलो मिलते हैं फिर, बाय बाय।